हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला है हेल्पिंग द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। जब मैनेजमेंट को पता होगा कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो वो अपनी पॉलिसीज़, अपने फ्यूचर प्लान अच्छे से फॉर्म कर पाएगी। तो ये क्या करती है? मैनेजमेंट को हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट है नो नीड टू रिमेंबर। अब मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कब मेरी कितने की सेल हुई थी। उस सब का रिकॉर्ड क्या है? मेरी अकाउंटिंग बुक के अंदर प्रेजेंट है, तो मुझे कोई चीज़ याद रखने की नीड नहीं है। नो नीड टू। थर्ड पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या मतलब है? कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो हम करते इसी पर्पस के लिए कि हम फाइनेंशियल पोजीशन जान पाएँ। ये जो होता है मेन पर्पस और फंक्शन होता है अकाउंटिंग का, क्योंकि जब हमें अपनी कंपनी का या एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट एंड लॉसेस ही नहीं पता होगा तो हम अपना कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं जान सकते अपनी फर्म के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है इसकी? डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस और लॉसेस। हमारा फोर्थ पॉइंट है लोन फैसिलिटी। लोन जब हमें चाहिए होता है, अगर एज अ फर्म आपको कभी लोन चाहिए तो वो आपकी अकाउंटिंग बुक्स को देख के आपको लोन देते हैं। जितनी अच्छी आपका अकाउंटिंग पीरियड रहेंगे उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें वो लोन दिलवाने में बहुत हेल्पफुल प्रूफ होता है। फिफ्थ पॉइंट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। ये मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव में भी बताया था। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कोर्ट एविडेंस में ये बहुत यूज़फुल प्रूफ होता है, एज ये शो करता है कि फर्म में एक अकाउंटिंग पीरियड में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और कैसे कैसे हुई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्पस एज वेल एज एडवांटेज है हमारे अकाउंटिंग की। तो ये थी हमारी एडवांटेजेस। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशन है? जैसे उसकी कुछ एडवांटेजेस हैं वैसे ही उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन है इट इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। ये फुली एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि हम इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिनके एविडेंसेस होते हैं, लाइक सेल हो गई, परचेज वाउचर्स हो गए। बट जैसे कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होते हैं इसके अंदर जो एस्टिमेशन, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एस्टिमेशन बेस से होते हैं। मान लीजिए डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एस्टिमेटेड लाइफ होती है एक एसेट की, हमने उसका एस्टिमेट किया है, हमें फुली एग्जैक्ट जो है नंबर नहीं पता है, इसलिए कई फॉर्म्स पे या कई पॉइंट्स में हमारा जो अकाउंटिंग डाटा होता है वो फुली एग्जैक्ट नहीं होता। इट डज़ नॉट टेल रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जिस पर एसेट जो है रिलाइज मतलब बेची जाएगी। मान लीजिए मैंने फर्नीचर ख़रीदा 10 साल पहले और उसकी कॉस्ट मुझे तब पड़ी थी 23,000, बट जब मैं उसे आज बेचने जा रही हूँ तो वो 5,000 का बिक रहा है। बट जब मैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में देखूंगी ना तो उसकी वैल्यू 5,000 शो नहीं होगी, उसकी वैल्यू जो है वो 23,000 ही शो हो रही होगी। तो यही कहते हैं कि ये कभी भी रिलाइजेबल वैल्यू जो है एसेट की शो नहीं करता कि कितने अमाउंट में वो मार्केट में बिकेगा। वो ये शो करता है जो उसकी बुक वैल्यू होती है, जो वैल्यू पे हमने उसको ख़रीदा होता है। थर्ड पॉइंट है इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। इसके अंदर हम क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं, जैसे कि गुडविल हो गई हमारी फर्म की, ऑनेस्टी हो गई जिसके बेसिस पे हमारी फर्म इतना टाइम से खड़ी है। अगर कोई फर्म बिट्रे करती है तो वो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक स्टैंड नहीं कर पाती, बट स्टिल हम ऐसे फैक्टर्स को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इट डज़ नॉट टेल प्राइस लेवल चेंजेस। ये प्राइस लेवल चेंजेस नहीं बताता। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इवेंट पर चलती है हमारी अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग में वो प्राइस हम लोग नोट करेंगे जिस प्राइस पे हमने कभी एसेट खरीदी होगी, पर ये हमें ये नहीं बताएगा कि उसको ख़रीदने के बाद से जो टाइम पीरियड में चेंजेस आए हैं उसमें क्या प्राइस के चेंज हैं। जो प्राइस पे हमने ख़रीदा था वही रिकॉर्ड रहेगी। तो ये हमें प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में नहीं बताता। लास्ट पॉइंट है हमारा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हमने अपना अकाउंटिंग डाटा जो है वो मैनिपुलेट
कर दिया। मैनिपुलेट क्यों किया? ताकि हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है कंसील कर सकें और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखा सकें। मान लीजिए हमें लोन चाहिए बट हमारे डाटा में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे लोन मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो कंपनी ने क्या किया, उसको डाटा को मैनिपुलेट कर दिया, मतलब उसकी विंडो ड्रेसिंग कर दी। तो ये थी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अब हम पढ़ेंगे इसके यूज़र्स कि जो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसके यूज़र्स कौन कौन है। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र। जो हमारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ओनर्स का क्या होता है? ओनर्स जो होते हैं वो एंटरप्राइज में कैपिटल लगाते हैं, मतलब पैसा लगाते हैं, तो उनका जो रिस्क लेवल होता है वो सबसे हाई होता है, तो वो जानना चाहते होते हैं और उनका राइट होता है ये चीज़ जानने का कि हम उनका जो फंड है वो कैसे यूज़ किया जा रहा है, क्या कंपनी के प्रॉफिट हो रहे हैं, कहाँ कंपनी हमारी स्टैंड कर रही है। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होता है वो सारे सिग्निफिकेंट डिसीजन लेता है एक एंटरप्राइज में, सारे प्लान्स फॉर्म करता है, तो उसका ये राइट होता है जानने का कि फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है कंपनी की, ताकि वो अच्छे से अपने प्लान ड्रॉन कर पाए, क्योंकि अगर डिसीजन में एक भी गलती हुई तो वो पूरे एंटरप्राइज के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एक इनविटेबल पार्ट होता है हमारे फर्म का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रेस के फर्म के। वो उनका ये राइट होता है जानने का कि जिस प्रोग्रेस के लिए उन्होंने काम किया उसका क्या रिजल्ट निकला है। उसके बाद आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र बेसिकली 5 होते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इस इन्फॉर्मेशन की नीड तब पड़ती है जब बिजनेस जो है उनसे लोन लेने जाता है, तब वो जानना चाहते होते हैं कि फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में उनकी सॉल्वेंसी पोजीशन होगी हमारा लोन उतारने की, तो इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकी नीड होती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू शेयर, बॉन्ड्स, तो उनका ये राइट होता है जानने का कि फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कि उनका जो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सेफ है कि नहीं, या प्रॉफिटेबल मैनर में यूज़ हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं ऑन अ क्रेडिट बेसिस, मतलब लोन पर उन्होंने क्या की हुई है, सप्लाई की हुई है गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनका हक बनता है जानने का कि क्या जो कंपनी है वो कैपेबल है उनका लोन पे करने के, क्या उसकी क्रेडिट वर्थीनेस है। हमारा 4th है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है क्योंकि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना होता है, तो उन्हें जानना पड़ता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है जिससे कि वो उनकी टैक्स लायबिलिटी को फेयर एज वेल एज हम कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग सेट कर पाएँ। हम उनकी टैक्स लायबिलिटी को फेयर एज वेल एज कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो है सेट कर पाएँ, इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या चाहती है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती हैं। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर तो किंग ही होता है मार्केट का। ये इंटरेस्टेड होता है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए ताकि उन्हें पता चल पाए कि उनका जो प्रोडक्ट उन्हें मिल रहा है उसके फेयर प्राइजेस है कि नहीं, या उनके जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो ये थे हमारे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूज़र। आपको ये सब पता होने चाहिए कौन इंटरनल यूज़र्स में आता है और कौन एक्सटर्नल यूज़र्स में आता है। अब हम करेंगे एक बेसिक डिफरेंस जो हर बच्चा जिसमें कंफ्यूज हो जाता है, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग का क्या मतलब है? बुक कीपिंग का मतलब है ये एक पार्ट होता है अकाउंटिंग का जिसके अंदर हम फाइनेंशियल इवेंट्स को चुनते हैं और उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ली, उसे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगी? मेरी बुक कीपिंग कहलाएगी। बुक कीपिंग जो होती है वो प्राइमरी स्टेज होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस की। क्या होती है? प्राइमरी स्टेज की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल
ट्रांजैक्शन की, जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना हो। जो ये हमारा काम होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये जो है डेली बेसिस पर किया जाता है। क्या किया जाता है? डेली बेसिस पे किया जाता है। और बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है। मुझे कोई बोल दे कि बुक कीपिंग करनी है, तो या मैं एक बुक में से एक जगह नोटेड है सारी ट्रांजैक्शन, मैं उसमें देख के बता सकती हूँ कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और उनको अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम समराइज़ करते हैं, इंटरप्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ये जो होता है हमारा सेकेंडरी स्टेज होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस की। क्या होती है? सेकेंडरी स्टेज। इसके अंदर हमारा काम कब स्टार्ट होता है? जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। जहाँ बुक कीपिंग एंड होगी वहाँ से हमारी अकाउंटिंग क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉसेस। टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉसेस, और वी कैन से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। ये जो होता है ये डेली बेसिस पे नहीं किया जाता। डेली बेसिस पे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, पर ये जो होता है हम लास्ट स्टेज करते हैं कि हाँ हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है, तब हम उसकी पूरा रिकॉर्ड बना के उसको समराइज़ करके इंटरप्ट करके देन उसका डाटा कम्युनिकेट कर देते हैं। ये जो है डाटा वो सीनियर या एक्सपर्ट स्टाफ ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको समझ आएगा कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। बुक कीपिंग का मतलब मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। अकाउंटिंग का मतलब पूरा प्रोसेस है जिसमें हम समराइज भी करेंगे, इंटरप्ट भी करेंगे और कम्युनिकेट भी करेंगे। आपको ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट जब आप किसी बेसिक लेवल पे आप किसी को अकाउंटिंग बताएंगे तो सबसे पहले आपको यही डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बुक कीपिंग के लिए बोल रहा है तो उसका क्या मतलब है और कोई आपको अकाउंटिंग के लिए बोल रहा है तो उसका क्या मतलब है। सो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सब रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए। डबल एंट्री सिस्टम वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो सिस्टम से हम अकाउंटिंग करते हैं तो उनके बीच का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम जो है ट्रांजैक्शन बोथ एक्सपेक्ट से रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट कि दोनों एक्सेप्ट में ट्रांजैक्शन इसमें क्या होती हैं? रिकॉर्ड होती हैं। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही एक्सपेक्ट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। ये जो है एक साइंटिफिक सिस्टम है, जबकि ये कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है। ये शो करता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, कि वो एक एंटरप्राइज की ट्रू पिक्चर शो करता है कि उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। जबकि ये जो है वो एग्जैक्ट पिक्चर शो नहीं करता उसके फाइनेंशियल पोजीशन की। ये जो सिस्टम है वो अर्थमेटिकली करेक्ट होता है क्योंकि इसमें डेबिट एज वेल एज क्रेडिट सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, जबकि ये सिस्टम अर्थमेटिकली लेस करेक्ट होता है। ये जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे बिजनेस के अंदर एक्सेप्टेबल होता है, जबकि ये जो होता है नॉट एक्सपेक्टेड होता है, नॉट एक्सेप्टेबल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करती। इसमें हमने दोनों तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, चाहे वो डेबिट टर्म्स में हो चाहे क्रेडिट टर्म्स में, जबकि इसमें हम दोनों टर्म्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। ये एक बेसिक डिफरेंस है डबल एंट्री सिस्टम वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम का। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर। सो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला एडवांटेज था हेल्पिंग द मैनेजमेंट। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को उसकी पॉलिसी फॉर्मेशन में, एज वो अपने फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जान जाते हैं। सेकंड था नो नीड टू रिमेंबर, हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है। ये प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हेल्पफुल होता है। आज हम अकाउंटिंग करते हैं इसलिए कि हम प्रॉफिट और लॉसेस को जान पाएँ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे कि जो कोर्ट एंड लॉ के केसेस होते हैं इसमें ये एक बहुत बड़ा एविडेंस प्रूफ होता है। आज हमारे अकाउंटिंग पीरियड में जो जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो उसमें रिकॉर्डेड होती हैं। लोन फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी के टाइम
जो है हमारी ये बुक्स ऑफ अकाउंट हेल्पफुल प्रूव होती हैं, आज ये शो करती हैं कि हमारी कंपनी कितनी एबल है लोन को पे ऑफ करने के लिए। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमने पढ़ी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशन है, ये फुली एग्जैक्ट नहीं होता, इसमें कुछ ऐसी टर्म्स होते हैं जो एस्टिमेशन बेसिस पे चलती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि इतनी लाइफ होगी एसेट की, इस वजह से ये डाटा जो होता है फुली एग्जैक्ट नहीं होता। इट डज नॉट टेल रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जिस पर हमारी एसेट जो है सोल्ड होगी मार्केट में या जितने की बिकेगी, वो शो नहीं करता। थर्ड पॉइंट है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इनके अंदर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का इग्नोरेंस होता है। इसमें से मॉनेटरी वैल्यू वाली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वही रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव एलिमेंट हो गया ऑनेस्टी, हमारी गुडविल कंपनी की, वो सब रिकॉर्ड नहीं होता। उसके बाद आता है इट डज नॉट टेल अबाउट प्राइस लेवल चेंजेस। ये जो है प्राइस लेवल चेंजेस नहीं बताता। अगर मैंने 10 साल पहले एसेट 23,000 खरीदा तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में 23,000 की शो करेगा, चाहे वैसी एसेट अब मार्केट में 5,000 की मिल रही हो। नहीं, ये प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं बताता। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि हम अपने अकाउंटिंग डाटा को मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कंसील कर सकें और एक अनफेयर फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं जिससे कि हमारे फर्म की अच्छी इमेज दिखे। तो ये थी लिमिटेशन। उसके बाद हमने पढ़े थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में आते हैं ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, और एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं 5 हमारे मेन: बैंक, क्रेडिटर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स। ये थे हमारे अकाउंटिंग यूजर्स। उसके बाद हम पढ़ी थी बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग एक बेसिक डिफरेंस था कि आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज का स्टेप होता है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ये कोई भी पर्सन कर सकता है और ये एक रूटीन वर्क होता है, जबकि अकाउंटिंग जो होता है पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा समराइज करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। ये सेकेंडरी स्टेज का स्टेप होता है। अकाउंटिंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ बुक कीपिंग एंड होती है। ये रूटीन बेसिस पे नहीं की जाती और ये स्किल्ड एम्प्लॉय द्वारा जो है रिकॉर्ड की जाती है। इसे कोई भी नहीं कर सकता है। मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आकर अकाउंटिंग कर लेगा, इसके लिए एक स्पेशलाइज नॉलेज की नीड होती है। लास्ट में हमने पढ़ा डबल एंट्री वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम के बीच का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे आपकी फर्दर स्टडीज़ में भी। डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर बोथ एक्सपेक्ट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, जबकि सिंगल एंट्री में बोथ एक्सपेक्ट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक होता है जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम अर्थमेटिकली करेक्ट होता है जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम अर्थमेटिकली करेक्ट नहीं होता। जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो हमारे एग्जैक्ट पोजीशन शो करता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस बताता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम उतना एग्जैक्ट पिक्चर शो नहीं कर पाता। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री वर्सेस सिंगल एंट्री। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आप अपने डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।